तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 3 टॉपिक हमने लास्ट वीडियो तक डिस्कस कर लिए हैं। इस बार हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ को और उसके बाद रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये ओम्स लॉ। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है जो कि है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उस पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ को। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या है? तो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, 1827 में उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट भी, इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमने V को बढ़ाया, यानी वोल्टेज बढ़ाया, विभवांतर बढ़ाया, करंट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, I भी इंक्रीज हो गया। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, V बढ़ाया तो हमने देखा वैसे वैसे I भी इंक्रीज हो गया, और जैसे जैसे हमने V को कम किया, डिक्रीज किया, वैसे वैसे I का वैल्यू भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ओम ने इसी पे अपना ये लॉ दिया है, जिसको हम जानते हैं ओम्स लॉ। तो उन्होंने क्या बोला, तो अगर आप इसे बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी भी जो कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, उसका अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाएंगे तो उसमें फ़्लो होने वाला या जो सर्किट में जो करंट है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यदि हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अगर हम डिक्रीज कर दें, कम कर दें, तो करंट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं, है ना। बस उसमें कंडीशन है कि वो जो कंडक्टर है, तार है, उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो दिस इज़ द कंडीशन। दूसरा जो हमारी बुक्स में दी होती है डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। और जो सेम बात मैंने की आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ directly proportional to the electric current। ठीक है, ये इतना सा है। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो विभवांतर है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कह सकते हैं, कह रहा कि भी जो है वो प्रोपोर्शनल है I के, जिसकी बात मैं इससे पहले कर रहा था, है ना। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया, समानुपाती का मतलब ये हुआ कि अगर भी बढ़ेगा तो I भी आपका इंक्रीज होगा, यानी ये वाली क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी तो ये भी इंक्रीज होगी। अगर V का वैल्यू कम होगा तो I का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और हमें पता है कि जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा,
एक नियतांक आएगा, यहाँ पे इसको हटाया, इक्वल टू का साइन लगाया और एक कांस्टेंट आ गया, आई यहाँ पे है, और इस कांस्टेंट को हम लिखते हैं आर और ये आई तो है। तो ये ही हमारा ओम्स लॉ है, V इक्वल टू आई आर। ये ही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ओम्स लॉ का, V इक्वल टू आई आर। और आपको पता है वेयर V क्या है? V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी ये विभवांतर है। व्हाट इज I? I इज इलेक्ट्रिक करंट एंड R। R जो ये कांस्टेंट है, R, ये जो R कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो अभी रेजिस्टेंस क्या है इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो अभी तक हमने समझा कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इसमें कंडीशन है बट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, यानी आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए उस जो वायर का, तार का, कंडक्टर का है। और इसका फिर मैथमेटिकल फ्लो ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे अभी हमने बात की है रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या है इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जो क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर या कंडक्टर, ठीक है, जो अपने आप में करंट की चार्जेस के फ्लो का क्या करता है? विरोध करता है, अपोज करता है। विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस इन इट। तो रेजिस्टेंस यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। तो कोई अगर आपसे पूछे कि प्रतिरोध क्या है, तो ये एक तरीके का विरोध है, अपोजिशन है, अपोज है, जिसके कारण वो उस तार में या कंडक्टर में जो फ्लो होने वाले चार्जेस हैं उनका अपोज करता है, उनके लिए बाधा बनता है, उनकी रुकावट करता है ना। तो ये सिंपली ये है। और ये हर मेटल का, हर कंडक्टर का अपना अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरीके की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ओके। अभी क्या है, इन प्रैक्टिकल जब हम लैब में काम करते हैं तो हमको चाहिए कि हम कई बार हमको अपने प्रतिरोध को चेंज करना होता है एज़ पर आर एक्सपेरिमेंटेशन। जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसमें अगर कई बार हमको क्या होता है, जो ये जो करंट का फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए हमको ज़रूरत होती है कि हम उस पूरे सर्किट का क्या करें, रेजिस्टेंस को चेंज करें। तो जो हम आगे बात कर रहे थे, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस की, जब या रेजिस्टर्स की हम जो बात कर रहे थे, है ना, प्रतिवर्ती प्रतिरोध इसको कहते हैं, प्रतिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है। तो इसका सिंबल हमने देखा था, इस तरीके से था, है ना। ये तो जो रेजिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका सिंबल तो ये है, और इसका यूनिट ये तो इसका सिंबल हो गया, और इसका जो यूनिट है वो है ओम, OHM। और ओम को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये है ओम, ठीक है। और ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो जो एरो है, या इसको एक दूसरे तरीके से भी हमने रिप्रेजेंट किया था ऐसे करके। तो इसमें एक स्लाइडर होता है जिसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, एंड देन हम उस पूरे
सर्किट के लिए रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम वेरिएबल है, यानी आप अपने उस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो जितना आपको नीड है। और वो क्यों चाहिए, सो दैट हमें जितना एक्चुअली हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, टू कंट्रोल द करंट को कंट्रोल करने के लिए जितनी हमको करंट चाहिए उस तरीके से उसको एडजस्ट करने के लिए हमें वेरिएबल रजिस्टर्स चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात रही रेजिस्टेंस की, वेरिएबल रजिस्टर्स की, उनके सिंबल्स की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आगे हम लगातार इनका यूज करेंगे, और इनके यूनिट्स की। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करेंगे जो फैक्टर्स हैं ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे, ये कारक हैं जिन पे किसी भी कंडक्टर का, वायर का, चालक का जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है ना। ओके, तो यहाँ पे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, तो एक्सपेरिमेंटली एक चीज़ और ऑब्जर्व की गई कि जैसे ही, तो अभी हम बात कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन पे कि वो कौन से कारक हैं, फैक्टर्स हैं जिन पे किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। तो पहला है लेंथ पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी किसी चालक की लंबाई पे निर्भर करता है। तो कैसे निर्भर करता है, तो इसको हम कह सकते हैं द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर। ठीक है, यानी ये कह रहा है, सॉरी, लेंथ ऑफ कंडक्टर या वायर। ठीक है, सॉरी, तो वो आप लिख लीजिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एल। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। यानी जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अपना बढ़ेगा, है ना। उतना लंबा, उतना ज़्यादा क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का ज़्यादा होगा। सेकंड होता है एरिया ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, एरिया के साथ कैसे है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर या कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया और थिकनेस। एरिया भी कह सकते हैं THI, थिकनेस ऑफ वायर। यानी रेजिस्टेंस है इनवर्सली, जब भी इनवर्स नहीं यानी व्युत्क्रमानुपाती ही जो कह रहे हैं हम इनवर्सली, तो 1 में एरिया आ जाएगा, एरिया ए। ठीक है, एरिया को ए से दिखाया, लेंथ को एल से दिखाया। तो जैसे जैसे एरिया यानी उसकी मोटाई बढ़ेगी, ठीक है, ये एरिया है, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। यहाँ पे इन्वर्स होता है, यानी एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो गया, एरिया डिक्रीज़ हुआ, कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ गया।
ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम एक साथ लाएं तो ये ऐसा बनेगा L/A। ओके, देन अगेन व्हाट वी विल डू, हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। ये हर बार अप्लाई होगी कंडीशन कि जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक इक्वल टू का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा एंड अदर्स थिंग विल रिमेन सेम। और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं रो। इसको ऐसे दिखाते हैं, देखो रो जो होगा RH O, ठीक है, ये है RH O रो और L/A, ठीक है। तो मैं इसको फिर से यहाँ लिख देता हूँ। तो ये इक्वेशन आई थी R = रो L/A। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट हमारे पास है। इस रिज़ल्ट्स पे काफ़ी अपनी प्रॉब्लम बन जाती हैं, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, ज़रा इसमें देखें, R तो अपना क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं, ये रो है, इसको रो बोलते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है ये उस कंडक्टर की, उस वायर की, ठीक है। और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस बात को समझिए। ये है लेंथ और ये है एरिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि R = रो L/A, ये एक हमारे पास इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है, ये जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है, ठीक है, रो, जिसको हम रो बोल रहे हैं, उसकी जो यूनिट है वो कई बार पूछी जाती है। तो अभी इसकी यूनिट कैसे निकालोगे, तो यूनिट निकालोगे तो आपको बाकियों की भी यूनिट पता होगी ना। तो हम क्या करते हैं, रो, इसको और इनको दूसरी साइड अगर हम लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा RA/L। इसको ऊपर ले आएंगे, ये डिवाइड में है तो उसके अंदर ले आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में आएगा। तो R की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की, ओम, इंटू एरिया की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्षेत्रफल, लंबाई गुणा क्या चौड़ाई, है ना। तो लंबाई की यूनिट भी मीटर इंटू मीटर, और लेंथ है तो उसकी यूनिट तो मीटर होगी। मीटर से मीटर कैंसिल हुआ तो इसकी यूनिट हमारे पास आ गई ओम मीटर। तो रो की जो यूनिट है ना, प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, उसकी यूनिट हमारे पास निकल के आई ओम मीटर, OHM, ओम मीटर। ओके, तो ये अपना इसका यूनिट आ गया। ओके, तो अभी हमने डिस्कस क्या क्या किया, रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमने डिस्कस किया, ठीक है। रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी को हमने डिस्कस किया। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो इन पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो चलिए, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12.3 है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, ठीक है। एंड बी पार्ट इज हाउ मच current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm,
ठीक है, यानी सिंपली ये पूछ रहा है कि अगर हमने एक जो इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको हमने 220 वोल्ट के सोर्स पे यूज किया है ना, हमारे घर में क्या 220 वोल्ट का ही वोल्टेज आता है, तो अगर एक बल्ब का फिलामेंट अगर 1200 ओम है, जो आपके घर में बल्ब होता है, अगर आप देखेंगे, अगर मान लो इसका जो फिलामेंट है, अगर इसका रेजिस्टेंस 1200 ओम है और इसको आपने कितने पे चलाया, 220 वोल्ट पे चलाया, पोटेंशियल इतना है, तो कितना करंट ये बल्ब उससे लेगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें हमें गिवन है हम उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले वी हैव गिवन आर है 1200 ओम। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, भी विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। वी हैव टू फाइंड आई। दिस इज़ वेरी सिंपल numerical question, R, V and I, and we know that there is a relation between V, I and R। तो ओम्स के लॉ से, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि भाई V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो V का वैल्यू कितना है यहाँ पे 220 वोल्ट, आई का वैल्यू हमको फाइंड करना है, एंड आर व्हाट इज़ आर इज़ 1200 ओम। ओके, सो आई इक्वल टू हो जाएगा 220 वोल्ट अपॉन 1200 ओम, 0 से 0, और जब आप इनको कैंसिल करोगे 2 6 60 11, देन इट विल गिव्स टू 0.18 एम्पियर। ठीक है, तो 220 वोल्ट के सोर्स से जब हम इसको कनेक्ट करेंगे इस बल्ब को, जिसका कि रेजिस्टेंस कितना है 1200 ओम है, तो वो कितना करंट ड्रॉ करेगा, कितना विद्युत धारा लेगा, वो लेगा 0.18 एम्पियर की। ठीक है, तो सिमिलरली ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, अभी तो हमने ए वाला पार्ट किया, बी वाले पार्ट में हम आर की जगह कितना रख देंगे 100 ओम। यहाँ पे कितना लिया था, यहाँ पे लिया था हमने 1200, और यहाँ पे कितना, तो सिंपल केवल हमें आर का वैल्यू चेंज करना है। ठीक है, आर यहाँ पे केवल 100 ओम आ जाएगा, बाकी वी तो सेम रहेगा क्योंकि वी को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, आई हमें निकालना है। तो v इक्वल टू आई आर, तो मैं सीधे i का वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, i इक्वल टू वी अपॉन आर। v कितना है, v है अपना 220 वोल्ट अपॉन नीचे हो जाएगा 100 ओम, 0 से 0 कैंसिल होगा 10, तो 2.2 आ जाएगा सिंपल। तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, और ये काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, जो हमको एक रिलेशन बताना चाह रहा है कि भाई आई भी और आर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। तो इन दोनों पार्ट में हमने एक चीज़ देखी कि पहले वाले में जब रेजिस्टेंस आई इक्वल टू होता है भी अपॉन आर, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। अगर भी कांस्टेंट है, दोनों केसेस में भी कांस्टेंट था, यहाँ भी बल्ब को 220 वोल्ट से हमने कनेक्ट किया, यहाँ पे हीटर को भी हमने 220 वोल्ट से कनेक्ट किया, तो हमने एक चीज़ देखी कि ये जो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था, जिसका रेजिस्टेंस है पहले वाले केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा था, तो करंट क्या हुई, कम ली गई, है ना, यहाँ पे करंट क्या थी, कम ली गई। और ये हम इस रिलेशन से, ओम्स लॉ से भी हमें इजीली पता चल जाता है कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगी, कम होगी। और दूसरे वाले केस में देखिए, जहाँ पर भी तो कांस्टेंट ही है, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, है ना, 1/r।
क्योंकि इन दोनों के बारे में ये रिलेशन है। नीचे वाले केस में R कम था तो I आपका ज़्यादा था। तो ये अगेन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ एनसीईआरटी की बुक का 12.4 जो क्वेश्चन है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, यानी करंट यहाँ पे निकाल रहा है। ओके, तो ये करंट मिल गया। हीटर इज 60 वोल्ट, ठीक है, यानी भी पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। व्हाट करंट विल द हीटर्स ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो भाई ये क्या कह रहा है कि भाई देखो, आपके पास एक हीटर है जिसको 60 वोल्ट पे आपने चलाया, तो इसने 4 एम्पियर की करंट ली। अभी आप जब इसको 120 वोल्ट पे चलाओगे तो ये कितनी करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी चीज़ें हमें दी गई हैं हम उनको लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है? गिवन है हमारे पास V, ये है 60 वोल्ट, एंड करंट कितना है 4 एम्पियर। तो हम यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि V और I है तो हम अगर हमें R पता हो जाएगा तो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेम हीटर हम यूज कर रहे हैं, लेकिन सेम हीटर को हम अलग अलग वोल्टेज पे यूज़ कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पे यूज कर रहे हैं। एक बार 60 वोल्ट पे और एक बार 120 वोल्ट पे। तो हमको समझना पड़ेगा कि जो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है उसको हम फाइंड कर लें, क्योंकि हमारे पास जो ओम्स का लॉ था, ओम्स लॉ में 3 वेरिएबल थे, एक था V और एक था IR, V इक्वल टू IR। तो इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, R का वैल्यू निकालेंगे तो R का वैल्यू निकल के आ जाएगा V/I। ओके, तो व्हाट इज़ V? V है 60 वोल्ट, I है 4 एम्पियर, तो ये तो आ गया 15 4 जा 60, यानी 15 ओम। यानी जो हीटर हम यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस R कितना है 15 ओम। नाउ सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके का जब भी प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए कि कौन सी चीज़, ये रिलेशन कौन सा इसमें लगने वाला है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, और कौन सी चीज़ इसमें मिसिंग है। तो जैसे इसमें R मिसिंग थी तो सबसे पहले हम R को कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद उसी की मदद से जो चीज़ नई चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी देखिए, सेकंड V कितना दिया है 120 वोल्ट, 60 की बजाय अभी हमको इसको चलाना है 120 वोल्ट पे। I अभी हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो R अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो R कैलकुलेट करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव यही था, ठीक है, ताकि यहाँ पे हमारा रिलेशन पूरा हो जाए। तो V इक्वल टू IR, I कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा V/R। तो V कितना है? V है अपना 120 वोल्ट, R कितना है? R है 15 ओम। तो 15 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 8 टाइम्स। तो आप देखेंगे कितना कितना करंट इसने ड्रॉ किया, वो है 8 एम्पियर की। यानी आप देखिए, जो हम ओम्स के लॉ में, अगेन देखिए यहाँ पे फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसलिए हम बार बार ये बात कर रहे हैं,
हमको पता था V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ पे देखो ये कंसेप्ट क्या है, इसमें R फिक्स है, R कांस्टेंट है, तो R कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, है ना। तो यानी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज कम होगा I भी कम होगा। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ यहाँ पे थी जो इस क्वेश्चन के अंदर थी, जो हमको पकड़नी है। तो आप देख लीजिए, जब पहले 60 वोल्ट था तो ये 4 एम्पियर की करंट क्या कर रहा था, ड्रॉ कर रहा था, है ना। और जब बाद में 120 वोल्ट हमने बढ़ा दिया, है ना, इसका जस्ट डबल कर दिया वोल्टेज को, तो आपकी करंट भी डबल होगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हो, है ना। तो ओम्स ने यही बात क्या कि नोटिस की थी, ऑब्जर्व की थी, है ना, थ्रू एक्सपेरिमेंट, कि जैसे जैसे वोल्टेज को हम डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगी, है ना। इसको 3 टाइम्स कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस को तो वो भी 3 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स देन 4। तो ये काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, और भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे आप उनको करने की कोशिश कीजिए। इसमें एक और क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये है एग्ज़ाम्पल 12.6 NCERT का। अगेन ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग हियर, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग अ लेंथ L and area of cross section A has a resistance of 4 ampere. What would be the resistance of another wire of the same materials having length L by 2, ये L है, L by 2 and area of cross section 2A। अभी आप समझिए ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले ये कह रहा है कि भाई आपके पास एक कोई गिवन मटेरियल है, मान लीजिए कॉपर का आपके पास वायर है, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो है L, ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A, एरिया है A क्या है इसका एरिया, इसकी लेंथ है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है, मान लो उसको R1 कह दो, उसका रेजिस्टेंस है R1 मत कहो, उसको R कह सकते हैं। R है ये कितना है 4 ओम, ठीक है, कितना है 4 ओम। अब ये कह रहा है कि भाई अगर हम इसी मटेरियल का, ये मान लो हमने कॉपर लिया है, कॉपर का वायर है ये, अगर हम इसी कॉपर के वायर का सेम मटेरियल लें और उसका जो तार है वो ऐसा तार बनाए कि उसकी लेंथ आधी हो, मतलब इसका आधी, यानी लेंथ तो इतनी हो लेकिन उसका जो क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया है, वो जस्ट डबल हो पहले वाले का। तो ये मान लो A था, 2A कर दिया, यानी हमने क्या किया, हमने लेंथ तो आधी कर दी लेकिन एरिया डबल कर दिया, मोटाई बढ़ा दी और लंबाई आधी कम कर दी। एक को जस्ट डबल किया, एक को जस्ट आधा कर दिया। तो अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस R प्राइम कह सकते हो, ये क्या होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। R हमको कैलकुलेट करना है इस वाली कंडीशन के लिए। तो अभी क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन ये है कि ये एक मान लो किसी गिवन मटेरियल है, मान लो हमने यहाँ पे कॉपर वायर मान लिया, कॉपर वायर की जो लेंथ L है, एरिया A है, उसका रेजिस्टेंस वो कह रहा है कि कितना है, गिवन 4 ओम है, ठीक है, 4 ओम है। अगर इसी मटेरियल का अगर हम एक दूसरा वायर लें जिसकी मोटाई तो जस्ट डबल हो जाए लेकिन लेंथ उसकी जस्ट हाफ हो जाए, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आइए करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमको पता है, वी नो दैट R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। ये तो मान लीजिए आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, और ये R का वैल्यू कितनी दी है
ये आर का वैल्यू दी है। अच्छा इसको यहाँ पे एक मिनट थोड़ा इसको और अलग तरीके से कर सकते हैं। इक्वल टू ये कितना है दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया 4 ओम, इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। ये आर कितना दिया हुआ है 4 ओम। ओके, ये तो पहले वाले के लिए कंडीशन है। अब इस दूसरे वाले के लिए हम इसको ऐसे बना देते हैं। इस दूसरे वाले के लिए इक्वेशन लिखते हैं। इसका रेजिस्टेंस मान लो R' है। इसके लिए रो तो सेम होगा क्योंकि रो ये भी कॉपर का वायर है, ये भी कॉपर का वायर है, तो रो सेम होगा क्योंकि है ना रेजिस्टिविटी मटेरियल डिपेंडेंट होती है, मटेरियल अगर सेम है तो रो भी सेम होगा। और L की जगह क्या हो जाएगा, L है यहाँ पे हाफ L/2 अपॉन एरिया। एरिया कितना है 2A, ए की जगह 2A। तो अब आप इसको लिखिए R' इक्वल टू रो को ऐसे ही रहने दीजिए, L अपॉन ये 2 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और A। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा रो L अपॉन A और 1/4 आगे से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास, मैं इसको अगेन फिर से थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूँ, R' इक्वल टू 1/4 इंटू रो L अपॉन A। और रो L अपॉन A जो है उसका वैल्यू कितना है, रो L अपॉन A का वैल्यू है 4 ओम, तो ये हो जाएगा 4 ओम। तो 4 से 4 कैंसिल आउट एंड वी हैव 1 ओम। तो R' का वैल्यू हो गया 1 ओम। यानी हम कह सकते हैं कि जो न्यू रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 1 ओम। पहले वाले केस में ये कितना था, पहले था ये 4 ओम और अब ये घट के कितना हो गया 1 ओम। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने इसकी थिकनेस बढ़ा दी है और लेंथ भी क्या कर दी है, हाफ कम कर दी है। और हम अगेन कंसेप्चुअल इसलिए है क्योंकि हमने पहले ही बात की थी जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो पहले वाले केस में लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरी बात हमने कहा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी एरिया अगर ज़्यादा होगा, मोटाई ज़्यादा होगी वायर की, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो इस केस में आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस एरिया ज़्यादा है, तो दूसरे वाले केस में एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कम होगा। तो इसलिए दूसरे वाले केस में अपना जो प्रतिरोध है वो कितना आया, 1 ओम आया, रेजिस्टेंस 1 ओम आया। सो ये जो तीनों न्यूमेरिकल हमने किए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है और कंसेप्ट को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये 3 न्यूमेरिकल हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम्स ऑफ रेजिस्टेंस, कि अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस है, रजिस्टर्स हैं, उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और क्या क्या तरीके होते हैं रजिस्टर्स को जोड़ने के, तो वहाँ पे हम उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। जिन कंसेप्ट पे, कंटेंट पे, टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उन पे कुछ और वीडियो बनाएं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।